और देखिए आगे बढ़ेंगे बात शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की करेंगे। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष वो बन गई हैं। अजीत पवार खाली हाथ रह गए। शरद पवार ने इस तरह से सुप्रिया को अधिकार दे दिए कि महाराष्ट्र में एनसीपी में सुप्रिया की मुहर के बगैर अब कोई फैसला ले नहीं पाएगा। ऐसे में अजीत पवार के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। शरद पवार ने 38 दिन में पार्टी के भीतर दूसरी बार चौंकाने वाला फैसला लिया। 2 मई को पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 10 जून को उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। पवार के इस फैसले के बाद उनके भतीजे अजीत के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अजीत को सीनियर पवार का उत्तराधिकारी माना जाता रहा। गठबंधन की सरकार में एनसीपी कोटे से उप मुख्यमंत्री भी रह चुके अजीत वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इधर कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सुप्रिया सुले अब पार्टी के भीतर शरद पवार के बाद नंबर 2 पर आ गई हैं। एनसीपी में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया गया है। सुप्रिया के अलावा जितेंद्र अहवाद और सुनील तटकरे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों अजीत विरोधी गुट के नेता हैं। पहले से ही एनसीपी में सभी जिम्मेदारियां निभाते आया हूं, आज भी निभाऊंगा। मेरे लिए कोई पद कुछ भी मिले, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और उस जिम्मेदारी को हमेशा निभाते आया हूं। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं। महाराष्ट्र का फुल पावर सुप्रिया को मिला। चुनाव से जुड़े फैसले अब सुप्रिया ही लेंगी। हरियाणा पंजाब की भी जिम्मेदारी उनको मिली है। तीनों राज्य में टिकट बांटने का पावर सुप्रिया के पास रहेगा। संगठन में बदलाव करने का अधिकार सुप्रिया के पास रहेगा। महाराष्ट्र एनसीपी के सभी नेता सुप्रिया को ही रिपोर्ट करेंगे। अजीत पवार को हटाने का पावर भी सुप्रिया के पास ही है। प्रफुल्ल पटेल को मजबूत करना शरद का बड़ा दाव है। इमोशनल कार्ड खेलकर शरद ने लिया था फैसला। एनसीपी में सुप्रिया के बढ़ते कद पर अजीत के बागी होने का खतरा था। अजीत अगर बागी होते तो कई विधायक भी पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन पिछले महीने इस्तीफे का दाव खेलकर शरद पवार ने उनकी इस मंशा पर भी पानी फेर दिया। ऐसे में अब अजीत पवार क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति रोचक मोड़ पर आ चुकी है, जहां सियासी हलचलें होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर दिल्ली से देखिए, अधिकारियों की जंग को लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की और इस दौरान उनके साथ कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। मंच से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में घूम घूम कर विरोधी दलों का साथ जुटाने की मुहिम के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर रैली की। अपने भाषण में केजरीवाल बेहद आक्रामक नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में डाल दिया, उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारा काम नहीं रुकेगा। जब जेल में डालने से काम नहीं रुका तो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमने सिर्फ जनता तक बात पहुंचाने के लिए रैली बुलाई है। आप धूप बारिश में लाइन में लगकर वोट डालते हैं कि मेरा ये पसंदीदा नेता है। इस रैली में कपिल सिब्बल ने भी शिरकत की। 2014 से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। तब मैं कांग्रेस में था और अरविंद केजरीवाल हमारा विरोध करते थे। सिब्बल ने कहा कि अब काफी कुछ बदल चुका है। मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहां कोई असेंबली नहीं है।
असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो। दरअसल अधिकारों की जंग लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ रैली की जो केंद्र सरकार लेकर आई है। एलजी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों की लड़ाई है जो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात उत्तराखंड की, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लव जिहाद के साथ ही साथ लैंड जिहाद के खिलाफ भी सख्त हो गए। धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध मजारों को हर हाल में हटाकर सरकारी जमीन मुक्त कराई जाए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिहाद से लैंड जिहाद के मोर्चे पर डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कदम उठा रहे हैं, इसके पीछे उनकी कोशिश हिंदू हार्डलाइनर सीएम बनने की है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून से लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव और अवैध मजारों का निर्माण कर चलाए जा रहे लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलवाने से लेकर अब लव जिहादियों को अंतिम अल्टीमेटम देकर धामी अपनी ताकत दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सरकारी सूत्रों ने खुलासा किया कि अब तक 456 अवैध मजार ध्वस्त की जा चुकी हैं और इसी तरह 2209 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया, जबकि अवैध मजारों की कुल संख्या 1000 के पार हो सकती है जिनको हटाना है। अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत 45 मंदिर भी हटाए गए। दरअसल 1980 में बनी अवैध मजारों और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। वैसे धामी सरकार सिर्फ अवैध मजारों पर बुलडोजर नहीं चला रही, बल्कि लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जा रहा है। जो उत्तराखंड का भू कानून है, वो उन्होंने अपने ही एक पूर्व मुख्यमंत्री के दिए हुए भू कानून को इस भाजपा पार्टी ने तोड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ, गढ़वाल जाता हूँ, तो ज़मीनें ऐसी बिक गई हैं जो बाहर वाले खरीद के चले गए, उसका क्या? वो उस पर कोई ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके चुनावी तर्क हैं और मैं नहीं मानता हूँ कि ज़रा भी महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अत्याचार हो रहा है। अगर कोई भी कुछ भी गलत काम कर रहा है, उसको दंड तो मिलना चाहिए। दरअसल सरकारी जमीनों पर जिस तरह से अवैध मजार बनाकर कब्जे जमाने की तस्वीर सामने आ रही है, उसने सबको हैरत में डाल दिया। फिर चाहे नदियों के किनारे अतिक्रमण हो या फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई सहित आधा दर्जन सरकारी विभागों की कई 100 एकड़ जमीन मजार जिहाद की जद में आ चुकी है। लेकिन अब धामी का बुलडोजर इन अवैध मजारों को हटाकर लैंड जिहाद के तमाम मंसूबों को जमींदोज कर रहा है। उत्तराखंड सिर्फ इसलिए देवभूमि नहीं है कि यहाँ चारों धाम हैं, बल्कि यहाँ सिखों का तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब भी है, तो देश दुनिया के मुसलमानों का पवित्र स्थल पिरान कलियर भी है। अगर जिस तरह से लव जिहाद की चिंगारी सुलगी है, इसे दावानल बनने से नहीं रोका गया, तो ये गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत बड़ी चोट होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी शायद यही चिंता है। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में लौटी तो वो पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर फैसला लेंगे। बीजेपी को पुष्कर के इस चुनावी दाव का फायदा मिला और दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही धामी ने पहली कैबिनेट में ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाकर अपना चुनावी वायदा निभा दिया और इसी महीने की 30 तारीख को एक्सपर्ट कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी।
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर ऐलान कर चुके हैं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी। एंटी कन्वर्जन लॉ को पहले ही अधिक सख्त बनाकर धामी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त संदेश दे चुके हैं। यह महज संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा सियासी प्रयोग नजर आता है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक, चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून हो, वो सारे कदम उठा रहे हैं जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में सालों से रहे हैं। शायद धामी बखूबी जानते हैं कि योगी और हेमंत बिश्व शर्मा की कतार में अगर खड़ा होना है तो फ्लावर नहीं फायर ही बनना पड़ेगा। अपने कैमरा सहयोगी सोहन परमार और हरीश थपलियाल के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून, उत्तराखंड।